नमस्कार, मैं हूं मुकेश मोहन गुप्ता और मेरे इस विशेष कार्यक्रम पॉजिटिव टॉक विद मुकेश मोहन गुप्ता में आपका स्वागत है। आज बहुत सारी सकारात्मक बातें करने के लिए मेरे साथ हैं मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। तोमर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस विशेष कार्यक्रम पॉजिटिव टॉक विद मुकेश मोहन। बहुत धन्यवाद मुकेश जी। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा आपके बारे में, बिकॉज आप एक बड़ी हाईली एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं और फिर आपने अपना जो करियर है वो कैसे से शुरू किया पॉलिटिक्स में और कैसे आप इस टॉप लेवल तक पहुंचे सर। तो अपना थोड़ा हमें अगर अपने करियर के बारे में, व्हाट वर द चैलेंजेस इन फैक्ट, उसके बारे में बताएं सर प्लीज़। मेरा जन्म ग्वालियर में हुआ सर और मैं एक सामान्य परिवार का व्यक्ति हूँ। मेरे यहाँ काम की दृष्टि से खेती है और मेरे पिताजी शासकीय सेवा में थे और मेरी शिक्षा भी ग्वालियर में ही हुई और सामान्य सा विद्यार्थी था। कोशिश थी कि ग्रेजुएशन के बाद मैं नौकरी में लग जाऊं और अपना काम शुरू करूं, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि 1976 में छात्र आंदोलन हुआ, तो हम लोग छात्र आंदोलन में सक्रिय थे बाबू जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में। परिणाम स्वरूप आपातकाल लगा और आपातकाल में हम जैसे बहुत सारे छात्र थे जिनके जीवन की दिशा बदल गई और मैं शुरू से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक था, इसलिए एक निश्चित विचारधारा के आधार पर मैं समाज में काम करता था। और जब आपातकाल हटा तो स्वाभाविक रूप से एक परिस्थिति थी कि आपातकाल में उन लोगों के लिए काम करना जो लोग आपातकाल के दिनों में प्रताड़ित रहे, जिन्होंने तानाशाही के विरुद्ध संघर्ष किया और देश की दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ी। तो हम लोग उस 77 के चुनाव में सक्रिय हो गए और कम आयु थी तो खूब काम किया। उससे पहले जब 74 था तो इमरजेंसी से पहले मैं भारतीय जनसंघ की जो युवा शाखा थी उसका स्थानीय इकाई का अध्यक्ष था मध्य प्रदेश में ग्वालियर में। तो चुनाव के बाद जनता पार्टी की सरकार बन गई तो हम लोगों की एक राजनीतिक दिशा तय हो गई कि इस क्षेत्र में काम करना है। और फिर काम करते करते 77 से 80 का एक पीरियड था, तो हम लोग कम आयु में जैसे कार्यकर्ता एक राजनीतिक दल के रहते हैं वैसे ही काम करते रहे। फिर 80 में भारतीय जनता पार्टी बनी। भारतीय जनता पार्टी के युवा संगठन भारतीय जनता युवा मोर्चा बना, उसका मैं ब्लॉक इकाई का अध्यक्ष रहा, फिर जिला इकाई का अध्यक्ष रहा, फिर प्रदेश इकाई में सचिव रहा, प्रदेश इकाई में उपाध्यक्ष रहा। फिर अविभाजित मध्य प्रदेश था, उसमें 2 टर्म 90 से लेके और 95-96 तक प्रदेश का अध्यक्ष भी भारतीय जनता युवा मोर्चा का रहा। 1983 बीच में आया तो मैं ग्वालियर से म्युनिसिपल काउंसिलर का चुनाव भी लड़ा। 83 से 87 तक म्यूनिसिपैलिटी में काम किया और युवा मोर्चे के अध्यक्ष के उपरांत भारतीय जनता पार्टी का मैं स्टेट का सेक्रेटरी था। फिर मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा। एक चुनाव 93 में मैं बहुत अल्पमतों से हार गया। फिर 98 और
आपका 2003 का जो चुनाव था, उन दोनों में मैं वहाँ से विधायक निर्वाचित हुआ। 2003 में मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी तो वहाँ राज्य सरकार में मंत्री था मैं। उस समय भी ग्रामीण विकास, पंचायत, ग्रामोद्योग, फिशरी, जनसंपर्क ये मंत्रालय मेरे पास थे। फिर पार्टी ने मुझे कहा कि तुम्हें संगठन में काम करना चाहिए, संगठन की ज़रूरत को पूरा करना चाहिए। तो मैंने मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दिया। फिर भारतीय जनता पार्टी का मैं प्रदेश का अध्यक्ष रहा। फिर 2008 में भाजपा की सरकार बन गई। तो जब मैं अध्यक्ष बना था उस समय मैंने ऐसा संकल्प किया था कि मैं मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव इस बार नहीं लड़ूंगा, दोबारा सरकार बनाने के लिए काम करूंगा। सरकार बन गई तो फिर पार्टी के बड़े लोगों ने मुझे कहा कि भाई राज्यसभा में जाना चाहिए। तो जनवरी 9 में मैं राज्यसभा में गया। अप्रैल में फिर लोकसभा का चुनाव हुआ तो पार्टी ने कहा कि भाई लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। तो अप्रैल 9 में मैं मुरैना श्योपुर क्षेत्र में लोकसभा का चुनाव लड़ा और वहाँ से 5 वर्ष सांसद रहा। इसी बीच में मेरा कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष का समाप्त हो रहा था। तो फिर भारतीय जनता पार्टी में मैं राष्ट्रीय महामंत्री रहा और फिर पार्टी ने मुझे उत्तर प्रदेश में संगठन की जवाबदारी सौंपी। तो उत्तर प्रदेश में इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी के नाते मुझे वहाँ काम करने का अवसर मिला। काम करने का दायरा भी बढ़ा, बहुत अच्छा भी लगा। बाद में फिर 2013 का चुनाव आ रहा था। शायद पार्टी को ऐसा लगा मेरा मध्य प्रदेश जाना उचित रहेगा, तो फिर पार्टी ने मुझे दोबारा 12 में प्रदेश का अध्यक्ष बनाकर मध्य प्रदेश में भेजा। 13 का विधानसभा का चुनाव पूरा हुआ और फिर लोकसभा आया। तो फिर मैं ग्वालियर से लोकसभा का चुनाव लड़ा। अभी लोकसभा का ये कार्यकाल चल रहा है। लोकसभा के चुनाव के बाद फिर पार्टी ने मुझको केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जवाबदारी दी। प्रधानमंत्री मोदी जी के एक सक्षम और सफल नेतृत्व में एक मंत्री के नाते काम करना मुझे बहुत ही अच्छा भी लग रहा है और मैं गौरवान्वित भी महसूस कर रहा हूँ। पार्टी ने भी इतना सक्षम समझा। ये मैं 3 का आंकड़ा सर देखता हूँ कि पहले भी आपके पास 3 मंत्रालय थे और अभी भी आपके पास 3 मंत्रालय हैं। तो ये 3 का सर मतलब नेचुरली आपकी जो कैपेबिलिटी है उसी के बेस पे जो आपके लीडर्स हैं उन्होंने डिसाइड किया होगा कि आप 3 मंत्रालय का भार संभाल सकते हैं। तो इसमें सर कभी आपको ऐसा लगता है कि कभी कोई दिक्कत लगती है कि 3 मंत्रालय का जो भार है वो आपके अकेले के ऊपर है, तो इसमें कभी उनमें सामंजस्य बैठाने में कभी कोई परेशानी सर? नहीं, मैं समझता हूँ कि मंत्रालय कितने भी हों, मंत्रालय का काम करना है तो मंत्रालय के काम को समझना चाहिए जी। और काम में परिणाम कैसे आएगा यही उद्देश्य रहना चाहिए। और अगर उद्देश्य पर काम करोगे मंत्रालय के लिए तो कोई भी असुविधा आपको नहीं होगी, मेरा ऐसा अनुभव है। अच्छा सर, जैसे अगर गांधी जी की भी बात करें तो गांधी जी ने भी कहा था कि अगर भारत की आत्मा कहीं बसती है तो वो गांव में बसती है। और आपके कंधों पे शायद ये सबसे बड़ा एक कार्य है कि जिम्मेदारी है कि जो रूरल डेवलपमेंट है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो रूरल डेवलपमेंट में आपने बहुत सारी स्कीम सर, आपके मंत्रालय बहुत सारी स्कीम चला रहा है। जैसे एक आदर्श ग्राम योजना है आपके मंत्रालय में, ये 2014 में शायद प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था। तो इसमें अभी तक का सर क्या डेवलपमेंट? प्रधानमंत्री जी ने सभी सांसदों को आग्रह किया था जी कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी का एक गांव एडॉप्ट करें अभी तक लगभग शायद और उसको आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करें जी। उसके पीछे प्रधानमंत्री की अपेक्षा थी कि जो व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में है
और सांसद के नाते व्यक्ति का प्रभाव बढ़ता भी है और इसलिए उसको एक समाज सेवा और विकास के प्रकल्प को अपने जीवन में जरूर करना चाहिए। और इसलिए उनको ये लगता था कि एक सांसद अगर एक गांव पर फोकस करेगा तो साल में 5 गांव पर फोकस होगा, 5 वर्ष में 5 गांव पर फोकस होगा। तो ऐसे करके एक बड़े गांव की संख्या आदर्श गांव के रूप में विकसित होगी। पिछले टर्म में 703 गांव राज्यसभा और लोकसभा के लोगों ने गोद लिए थे। इस बार 300 से अधिक गांव गोद लिए हैं। उस योजना के मामले में सामान्य तौर पर लोगों की अपेक्षा ऐसी रहती है कि सरकार कुछ उसमें फंड करे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा था कि हमारा श्रम, हमारा परिश्रम, हमारी बुद्धि, हमारा प्रभाव, सरकार की योजनाएं और समाज को खड़ा करने की हमारी पद्धति, इन सब चीज़ों को मिलाकर हमको उस गांव को खड़ा करना है। कोई अलग से फंड नहीं दिया जाएगा। अलग से कोई फंड की ज़रूरत है तो सांसद अपनी निधि का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि जितनी अपेक्षा थी तो उतना तो नहीं हुआ जी। लेकिन फिर भी जिन गांवों को आदर्श गांव के रूप में सांसदों ने एडॉप्ट किया उन गांवों में बहुत सारी प्रगति हुई है। सर, अच्छा, स्वच्छ भारत मिशन की अगर बात करें तो शायद अभी तक आपने कुछ 4 करोड़ टॉयलेट्स का निर्माण भी कर दिया है। तो स्वच्छ भारत, एक तो स्वच्छ भारत, और सबसे ज़रूरी है कि अगर गांव हमारे स्वच्छ होंगे तो सबसे, क्योंकि शहर तो फिर भी हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, पर गांव की स्वच्छता शायद ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो शौचालय की बात हो या फिर सड़क की बात हो या कूड़ा करकट की बात हो या फिर वहाँ पॉल्यूशन की बात हो। तो उस दिशा में सर और क्या आपकी प्लानिंग है और अभी तक आपने क्या अचीवमेंट किए? जब से प्रधानमंत्री जी ने इसको प्रमुखता दी है तब से पूरे देश में स्वच्छता का विषय एक आंदोलन का स्वरूप ग्रहण कर गया है। आज जब हम यहाँ स्वच्छता की बात कर रहे हैं तो ये क्षण ऐसा है कि इस क्षण में देश में हजारों लोग स्वच्छता की बात कर रहे होंगे। और खाली बात करने से होगा या जो असली इम्प्लीमेंटेशन है वो स्वच्छता, उस तरफ भी पूरा काम चल रहा है? नहीं, पहले चर्चा होगी सर, उसके बाद ही चर्चा पर अमल होगा जी। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, सामाजिक संस्थाएं हों, औद्योगिक संगठन हों, कॉरपोरेट घराने हों, शिक्षण संस्थाएं हों, आध्यात्मिक संस्थाएं हों, सब ने स्वच्छता के इस विषय को प्रमुखता दी है और उसका परिणाम है कि आज देश में स्वच्छता के लिए एक विशेष जागरूकता उत्पन्न हुई है। 2019 तक हर घर में शौचालय बन जाएगा, खासतौर से अगर हम, मैं समझता हूँ, देखिए कि प्रधानमंत्री जी ने 2 चीज़ें कही थी। एक तो समग्र देश में स्वच्छता का अभियान चले जी, और एक चरण ऐसा था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो बच्चियों के स्कूल हैं उसमें शौचालय नहीं होने के कारण बच्चियां स्कूल नहीं जाती हैं, इसलिए हर बच्ची के स्कूल में शौचालय बनना चाहिए। और पहले साल में उन्होंने सभी PSUs को आग्रह किया था, सभी लोगों को आग्रह किया था और हजारों शौचालय बने थे, मतलब 4 लाख से अधिक शौचालय विद्यालयों में बने थे उस समय, और एक काम वो पूरा हुआ। अभी देश में ODF का काम बहुत तेजी के साथ चल रहा है और अभी तक 5 राज्य खुले में शौच से मुक्ति जी। तो 5 राज्य और 149 जिले, 2,05,000 से अधिक गांव, इन्होंने अपने आप को ODF घोषित किया है। यह मैं समझता हूँ बड़ी सफलता है जी। अभी तक 4 करोड़ से अधिक शौचालय हम लोगों ने 2014 के बाद जी बनाए हैं और 6 लाख गांव हैं देश में। गंगा किनारे के 4,500 गांव थे, 5 राज्य, 1651 पंचायतें थीं। इन 4,500 गांव को पूरी तरह ODF करने की प्रक्रिया पूर्णता की ओर है। गंगा की, सॉरी आपको बीच में जैसे आपने गंगा की बात करी तो आपकी एक स्कीम सर नमामि गंगा भी आपकी एक स्कीम है, उस तरफ सर कोई विशेष कार्य हो पाया? नमामि गंगे के अंतर्गत ही जी
नमामि गंगे जो योजना है वो जल संसाधन विभाग के अंतर्गत होती है, लेकिन नमामि गंगे के अंतर्गत ही हम लोगों ने ये तय किया था कि गंगा किनारे के जो गांव हैं वो सबसे पहले खुले में शौच से मुक्त करना चाहिए और वहाँ की जो गंदगी गंगा जी में जाती है वो न जाए, ये प्रबंध करना चाहिए। तो 4,500 गांव हैं, उनमें 93% खुले में शौच से मुक्त हो गए और अब हम लोग आने वाले कल में कुछ गाँव को गोद लेकर गंगा ग्राम के रूप में तब्दील करने की योजना बना रहे हैं। कुछ दिन में उस काम को हम लोग शुरू करेंगे। जैसे एक अगर इस स्वच्छता से अगर हम देखें तो आपके पास क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर भी आपके पास है सर, क्या कभी हम भारत में एक ऐसा सपना देख सकते हैं कि जब हम टैप खोलें और पानी पी लें? ये आदर्श स्थिति होगी जब हर घर में टोंटी से पानी मिलेगा जी। लेकिन अभी की जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में ये लक्ष्य काफ़ी दूर है। लेकिन मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी हर घर को स्वच्छ जल मिले, यह उनके चिंतन की प्राथमिकता पे है। अभी तो 14% लोग हैं जिनको घर से में टोंटी से न पानी मिलता है। लेकिन उन जो 14% को भी मिलता है वो टोंटी से शायद पानी टोंटी से पी नहीं सकते, उनको आरओ चाहिए या कोई ऐसा सिस्टम चाहिए जहाँ की वाटर प्योरीफायर कर सकें किसी न किसी मशीन के थ्रू। नहीं, मैं समझता हूँ 14% लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं है। यद्यपि कोई अतिरिक्त करे, क्योंकि 14% लोग जिनको टोंटी से पानी मिल रहा है उसमें अधिकांश वे लोग हैं जिनको ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू प्रोसेस होकर पानी मिलता है और 53% लोग ऐसे हैं जिनको टाइप्ड वाटर से पानी मिलता है। बाकी लोग कुआं, बावड़ी, हैंडपंप पर निर्भर हैं। क्योंकि अभी हम अपनी राष्ट्रीय पेयजल योजना है उसको रिव्यू कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के साथ भी चर्चा हुई है और हर घर को स्वच्छ पेयजल मिले, इस बात के लिए हम लोग 3-4 कार्यशालाएं भी कर चुके हैं। नीति आयोग के साथ भी हम लोग चर्चा में हैं और मुझे लगता है कि आने वाले कल में जब योजना रिव्यू होगी तो इस दिशा में हम लोग काम करने में आगे बढ़ेंगे। अच्छा, हर घर को पानी तो मिलेगा सर, और हर आदमी को मकान कब तक मिलेगा? जो आपकी जो प्रधानमंत्री आवास योजना खास तौर से जो गांव के लिए है, तो उसमें उसका अभी तक क्या डेवलपमेंट है? क्या आप सेटिस्फाइड हैं अभी तक जो डेवलपमेंट हुआ, और कब तक हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हर घर में हर आदमी के पास भारत में अपना मकान होगा? आवास योजनाएं तो पहले भी थी जी, लेकिन उन योजनाओं के अंतर्गत बनने वाला मकान हिंदुस्तान के किसी भी कोने में दिखाई नहीं देता जी। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने काम संभाला तो मोदी जी ने कहा कि आवास योजना ऐसी बनना चाहिए जिसका मकान सुविधाजनक भी हो और सभी प्रकार की आवश्यकताओं को पूर्ण करता हो जी, और टिकाऊ भी हो जी। और इसलिए ये तय हुआ कि प्रधानमंत्री आवास योजना बनेगी। उसमें एक हितग्राही को हम 1,20,000 रुपया उपलब्ध कराएंगे और 18,000 रुपया मनरेगा से कंजर्व करेंगे, 12,000 रुपया शौचालय के लिए स्वच्छता से दिलवाएंगे। ऐसे कुल मिला के एक हितग्राही को 1.5 लाख रुपया मिलेगा जी। और 2019 तक हम 1 करोड़ लोगों को आवास उपलब्ध कराएंगे और 2022 तक प्रत्येक आवासहीन को आवास उपलब्ध कराने का काम करेंगे। अभी 1 करोड़ लोगों को आवास मिले, इसकी प्रक्रिया चल रही है और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि देश में यह काम बहुत द्रुत गति से चल रहा है जी। ये आवास आज की स्थिति में 65,000 बन के तैयार हो गए देश में, लेकिन काम 30-35 लाख पर चल रहा है। 44 लाख आवंटन मकानों को पूरा आवंटन करने की प्रक्रिया हम लोग पूरी कर चुके हैं गांव में सर? हाँ, गांव में। कुछ राज्य ऐसे हैं, जैसे अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव था तो इनके यहाँ 6 महीने देर में काम शुरू हुआ। बिहार में थोड़ा काम की गति धीमी है ऐसे, लेकिन अब ये काम अच्छे से चल रहा है और इस मकान में
कमरा भी है, बरामदा भी है, रसोई भी है, शौचालय भी है। मनरेगा का इसमें कोई महत्वपूर्ण भूमिका सर? मनरेगा से 18,000 रुपया मजदूरी का उसको दे रहे हैं जी। 1.5 लाख रुपए में 18,000 मनरेगा का भी है। और इसी हितग्राही को हम उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस का कनेक्शन भी देने वाले हैं। इसी हितग्राही को हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के माध्यम से विद्युत का कनेक्शन भी देने वाले हैं। तो ये मकान सर्व सुविधा युक्त होगा, जिसमें व्यक्ति ठीक से रह सकेगा, सो सकेगा, अपना जीवन यापन कर सकेगा। बहुत बड़ी बात है। और इसमें पूरी तरह ट्रांसपेरेंसी रहे, यह भी हम लोगों ने सुनिश्चित किया है। एसीसी सर्वे 2011 को हमने आधार माना है और प्राथमिकता उस व्यक्ति को दी है जो 1 कमरे के या 2 कमरे के कच्चे मकान में रहता है, और वो पूरा ग्राम सभा से हम लोगों ने चयन कराया है। और ये भी राज्य सरकारों को कहा है कि जिस व्यक्ति को मकान दे रहे हैं वो आज किस कच्चे मकान में रह रहा है, उस कच्चे मकान में उसका फ़ोटो खींचकर हमारे आवास ऐप पर आप अपलोड करिए, तब उसको पैसे को रिलीज करिए। डिजिटल और टेक्नोलॉजी आज मैं ये कह सकता हूँ कि 44 लाख लोगों को मकान का आवंटन किया गया है। 44 लाख लोगों का उनके घर, कच्चे घर सहित फोटो हमारे पास कृषि भवन में मौजूद है। अच्छा सर, एक समस्या है शायद गांव की, जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं, उनका कंप्यूटराइजेशन, उसमें भी शायद आपकी सरकार काफ़ी तेज़ी से कुछ काम कर रही है। लैंड रिकॉर्ड ठीक किए जाएं और डिजिटाइजेशन बढ़े, इस दृष्टि से निश्चित रूप से हम सब लोग काफ़ी तत्परता से काम कर रहे हैं। और यह ज़रूरी भी है, क्योंकि नहीं तो गांव में लोग परेशान होते रहते हैं। तो हम उनके रजिस्ट्रेशन की दृष्टि से भी और उनके रिकॉर्ड को ठीक करने की भी दृष्टि से भी, और उसमें स्पेस टेक्नोलॉजी की भी जो मदद लेनी है, वो सारा काम हम लोग बहुत तेज़ी के साथ कर रहे हैं। तो हम ये मान के चलें कि भारत का विकास गांव के विकास के साथ होगा, और उसमें आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। मैं कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में समग्र विकास और संतुलित विकास की कल्पना साकार होगी। गांव भी आगे बढ़ेगा, शहर भी आगे बढ़ेगा, भारत स्वच्छ भी होगा, स्वस्थ भी होगा, और श्रेष्ठ भारत का निर्माण भी उनके नेतृत्व में करने में हम लोग सफल होंगे। और मोदी जी के इस सपने में आपका एक बहुत अहम भूमिका रहेगी सर। इसी के साथ आज की इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज की ये बात समाप्त करते हैं सर। एक छोटी सी स्टोरी के साथ। अभी मैं मेघवाल साहब का मैं ये कर रहा था सर पॉजिटिव टॉक, उन्होंने एक स्टोरी सुनाई और उन्होंने मुझसे बोला खास तौर से कि अब तुम जब नेक्स्ट करोगे तो ये मेरी स्टोरी जरूर सुनाना। एक शू बनाने की फैक्ट्री थी सर, तो उसमें 2 मार्केटिंग के लोग थे। तो उन 2 मार्केटिंग के लोगों को भेजा फैक्ट्री ने कि जाओ एक फला गांव में जाओ, वहाँ पे जाके देख के आओ, वहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, हम वहाँ पे मार्केटिंग अगर अपना करें। तो एक मार्केटिंग मैनेजर गए, उन्होंने देखा कि यार उस गांव में तो कोई चप्पल ही नहीं पहनता। तो उन्होंने आके बताया, रिपोर्ट दी अपनी कि सर यहाँ तो बेकार है मार्केटिंग करना, यहाँ पे कोई चप्पल नहीं पहनता, यहाँ हमारी चप्पलें नहीं बिकेंगी। दूसरे को भेजा, तो दूसरे ने कहा, उसने देखा कि यार यहाँ तो कोई चप्पल ही नहीं पहनता। वो वापस आया, उसने कहा कि सर यहाँ तो बहुत ही स्कोप है, अभी तक कोई चप्पल जूते यहाँ पहनता नहीं है, अगर हम यहाँ करेंगे तो हर आदमी को हम अपने चप्पल जूते बेच सकते हैं। तो बात वही है सर जो मोदी जी भी कहते हैं कि सकारात्मक सोच से ही शायद हम आगे बढ़ सकते हैं। तो उमर साहब, हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मुकेश जी।